नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। पहली खबर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर है जो सुबह 11 बजे होनी है। किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब बताते हैं आपको दूसरी बड़ी और अहम खबर क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई ये दूसरी बड़ी अहम खबर है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के बाद ये विधानसभा का पहला सत्र होना है। इस पर भी बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। तीसरी खबर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर है। जेईई, नीट और सीयूईटी से जुड़े हुए रिजल्ट को लेकर छात्रों का कहना है कि दरअसल इसमें गड़बड़ी की गई है और इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। इन तीनों खबरों पर हम आपको हर अपडेट देंगे। हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से हर हालात की जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है। सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये बैठक होगी जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर भी इसमें चर्चा संभव है। कई बड़े नेता इसमें शिरकत करने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक रखी गई है। कई प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिल सकती है, कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर भी देखिए इसमें चर्चा संभव मानी जा रही है। बिहार के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा इसमें संभव है। 11 बजे ये बैठक रखी गई है जिसमें कई बड़े नेता शिरकत करने वाले हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक है जो कि सुबह 11 बजे होनी है। सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, 11 बजे बैठक का समय रखा गया है। कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी मिल सकती है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इस बैठक में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वही शामिल होंगे, कोई बीजेपी का नेता शामिल नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें सरकार का अपना एक एजेंडा होता है, वह जन कल्याणकारी एजेंडा होता है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी की बात कीजिए या किसान की बात कीजिए या शिक्षा नीति की बात कीजिए या अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो चल रहा है उसकी बात कीजिए, या जो कई राज्यों में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, जैसा कि आपने कर्नाटक में देखा कि वीर सावरकर का पोस्टर फाड़ करके वहाँ पर जो अव्यवस्थित हुआ है माहौल, उस पर भी उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। साथ ही जो राजनीतिक हालात बिहार में देखने को मिले हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर संभावना है कि चर्चा आज होगी और उसके बाद जो प्रेस वार्ता की जाती है तो नतीजे सामने आते हैं कि यह सरकार का क्या एजेंडा रहा इस बैठक में। हालांकि इस एजेंडा बहुत गोपनीय रखा जाता है, चर्चा के बाद ही जो है इसको बाहर निकाला जाता है। तो हो सकता है कि जन कल्याणकारी एजेंडा हो, क्योंकि जब भी यह बैठक होती है तो वो चाहे वो वेतन वृद्धि की बात हो, पेंशन वृद्धि की बात हो, या महंगाई जो देश में बढ़ी है इसको कैसे कंट्रोल की जाए, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, अभी अमूल दूध के जो दाम बढ़ गए हैं जिसको लगातार विपक्षी दल मुद्दा बना रहा है उसकी बात की जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की संभावना की जा रही है। बैठक खत्म होने के बाद सरकार का क्या मोटिव रहा, किस मुद्दे पर आज चर्चा हुई, यह बात निकल कर सामने आएगी। संभावनाएं बनी हुई हैं कि तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं देश के जिस पर आज चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो राजनीतिक हालात बने हुए बिहार में, क्योंकि बहुत सरकार को एक बहुत सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को कहा जा सकता है यह एक झटका है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपनी सरकार बना रही थी, लेकिन बिहार में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, इसको लेके जो है भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। कल भारतीय जनता पार्टी की जो शाम को बिहार कोर ग्रुप की बैठक भी हुई थी, उस बैठक में रोड मैप तैयार किया गया कि आने वाले समय में किस तरह से नीतीश कुमार के जो नकारात्मक कार्य प्रणाली रहे हैं उसको जनमानस के बीच लेकर के हम लोग जाएं। साथ ही 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो तो लोकसभा
कि बिहार में 40 सीट हैं, तो 40 में कैसे हम 35 सीटों को जीतें, इस पर एक रोड मैप तैयार किया गया है। तो इस पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वह लोगों के सामने आ चुकी हैं कि वह 2024 में अपने आप को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो लामबंद करने में अभी से लगे हुए हैं। तो इसको लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। सरकार क्या ये माना जाए अगर राजनीतिक हालातों पर चर्चा इसमें होगी तो, क्योंकि आप देखिए कि हाल ही में साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने, हिमाचल हो, गुजरात, तो ये तमाम राज्य, और खासकर देखिए गुजरात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि विपक्ष लगातार वहां पर हमलावर है। तो क्या इन चुनावों को लेकर भी कुछ रणनीति इसमें बन सकती है? बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी स्पीच देते हैं तो ये जो रेवड़ी कल्चर वाली बात सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भी कहा था कि देश में जो रेवड़ी बांटने की जो कल्चर दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है यह बहुत ही गलत है। और आपने देखा होगा जब भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर जाते हैं तो तमाम बातें करते हैं कि ये चीज़ फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, शिक्षा फ्री कर देगा, तो तमाम जो फ्री की बातें करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक बयान जारी किया था कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो इस पर कहीं ना कहीं एक नया रोड मैप बनाया जा सकता है कि कैसे इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये जो फ्री वाला कल्चर है, अगर चुनाव जीतने के लिए हर नेता फ्री में बांटना शुरू कर देगा तो भारतीय लोकतंत्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। तो इसको भी आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा इस पर की जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी राजीव, ये भी समझना चाहेंगे, देखिए जब प्रधानमंत्री लगातार रेवड़ी कल्चर को लेकर बोल रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि ये खासकर देखिए अगर हम देखें दिल्ली इसको सबसे ज्यादा एक केंद्र माना गया, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि तो जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है। लेकिन इस चीज पर कोर्ट भी नाराजगी जाहिर कर चुका है और ये भी कहा गया कि अगर यही चीजें चलती रही तो आने वाले वक्त में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं, पाकिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को कैसे रोका जाए, और खासकर गुजरात जो कि गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह, तो वहां पर चुनाव है, तो ऐसे में क्या अलग रणनीति हो सकती है कि ये माना जाए कि गुजरात में ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि पंजाब में कर चुकी है, दिल्ली में कर चुकी है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में कर चुकी है, जो उन्होंने उनका जो फ्री कल्चर था, फ्री बिजली देने का, उससे तो उनको फ़ायदा मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली सरकार खुद कर्ज में डूबी हुई है, उसके बावजूद जो है तमाम चीज़ें फ्री में देने की बातें कर रही हैं। अभी भी दिल्ली के जनमानस से या दूसरे राज्यों में अपने पार्टी के विस्तार के लिए जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है। अब लोग जनता लगातार अरविंद केजरीवाल के बातों पर भरोसा जता रही, लिहाजा इनको पंजाब में जीत मिली। लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का जो विस्तार हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार चिंतित है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर सकती हैं। गुजरात चूंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, लिहाजा वहाँ पे जो डेवलपमेंट का कार्य हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे उस समय की बात कीजिए, या आज जो चाहे वो मेडिकल की बात कीजिए या एजुकेशन की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार लगातार मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी और एनडीए की सरकार डेवलपमेंट कर रही है और डबल इंजन की सरकार होने की वजह से यहाँ से तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जब यह जा रहे हैं और जनमानस में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उनका ग्राफ बढ़ रहा है। यह एक बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। तो आज की बैठक में संभावना जताई जा रही है कि क्या इसको रोकने के लिए कोई रोड मैप लोग बना सकते हैं या क्या इस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। साथ ही जो है जो आर्थिक व्यवस्था जो है देश की, उस पर भी चर्चा की जा सकती है कि आने वाले समय में कैसे इसको और तेजी से ग्रोथ किया जाए। महंगाई बढ़ती जा रही है, विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था। आपने देखा मानसून सत्र के दौरान किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन की बिल्कुल, देखिए महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। शिंदे सरकार का ये पहला विधानसभा सत्र है। राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर चर्चा संभव है। किसानों के मुद्दे पर भी हंगामा हो सकता है। नई सरकार सत्र में नए बिल करेगी पारित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रही है। शिंदे सरकार का पहला मॉनसून सत्र है ये। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र, खासकर शिंदे सरकार के गठन के बाद राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर चर्चा संभव है। और क्या ये चर्चाएं हैं किसानों के मुद्दे जिस पर
कहा जा रहा है कि हंगामा हो रहा है। हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शुभम, आज अगर देखा जाए तो शिंदे सरकार के गठन के बाद ये पहला मॉनसून सत्र है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में नई सरकार बदल चुकी है, शिंदे गुट और फडणवीस की सरकार इस वक्त राज्य में चल रही है और ऐसे में आज सरकार का जो है पहला सेशन शुरू होने जा रहा है, मॉनसून सत्र, क्योंकि सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो काफी देर के बाद हुआ। इस सत्र भी जो है आमतौर पर इस बार लेट शुरू हो रहा है। इस बार कई अहम मुद्दों पर सरकार अपनी नई बिल पेश कर सकती है। हालांकि इस बार कहानी पूरी जो है उल्टी हो गई है। जो विपक्ष में बैठते थे वो अब पक्ष में आके बैठेंगे और जो सत्ता में कल तक बैठते थे वो अब विपक्ष में बैठेंगे। तो ऐसे में विपक्ष के पास कौन से मुद्दे होंगे ये देखने वाली बात होगी कि 2.5 साल जो उनकी सरकार थी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की, ऐसे में अब 2 खेमों में शिवसेना बढ़ चुकी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार कौन से अहम मुद्दों को कल पे रखती है और कौन से मुद्दों को जनता के सामने लेकर आती है। शुभम, ये भी समझना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा हो सकता है, राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की जा सकती है। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो मॉनसून सत्र में छाए रहने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के पिछले कुछ जिलों में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारी बरसात हुई, इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में किसानों को जो आर्थिक पैकेज देने की बात कही गई थी उससे शिंदे सरकार इस बार पटल पे ला सकती है। उसके अलावा कई ऐसे अहम जो कई सारे प्रोजेक्ट हैं उसको शिंदे सरकार उस पर मुहर पे ला सकती है। दोनों सदनों में, विधानसभा, विधान परिषद में ला सकती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विपक्ष किस मुद्दे पर हंगामा करती है, क्योंकि इस बार कहानी पूरी उल्टी हो गई है। और जिस तरह से शिवसेना के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि शिंदे गुट अलग चुका है, जबकि उद्धव खेमा विपक्ष बैठेगा, वो पक्ष में बैठा खेमों में बैठी है। अब देखना होगा कि 5 मानसून सत्र दिन का मानसून सत्र है, कौन कौन से मुद्दे को सरकार जो है सामने लेके आती है। शुभम, देखिए ये आपने सही जिक्र किया कि जो विपक्ष था वो सरकार में है, जो सरकार में है वो विपक्ष में है। हालात बदल चुके हैं और ऐसे में अगर हम बात करें उद्धव गुट की, जो कि अब विपक्ष में है, उनके पास कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा किया जा सकता है, जिसको लेकर सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्ष होने के नाते वो सरकार का घेराव जरूर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन होने वाला है। JEE नीट और CUET से जुड़े छात्रों का ये प्रदर्शन है। रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन है। जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन रखा गया है छात्रों के द्वारा और सीधा आरोप है रिजल्ट में गड़बड़ी का। रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों में रोष और उसी के लिए आपको बता दें कि ये प्रदर्शन रखा गया है जंतर मंतर पर। सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन है आज जंतर मंतर पर, क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसमें छात्रों का रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के जो बातचीत कही जा रही है ये तो है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से इन परीक्षाओं को बार बार टाला जा रहा है, पिछले साल भी इस तरीके की घटना हुई थी। दिसंबर 2021 में जो नेट UGC के एग्जाम होने थे वो नहीं हुए। तो ऐसे में छात्र जो हैं वो हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा BHU की अगर मैं बात करूं, बनारस में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। और ये जो पूरा प्रकरण है, अगर हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC नेट की बात करें तो इसके जो एग्जाम थे इसको पहले स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 8 अगस्त को इसकी जो जानकारी है, जो M जगदीश कुमार हैं जो कि अध्यक्ष हैं UGC के, उन्होंने ये जानकारी दिया कि अब जो अगले एग्जाम होंगे वो 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। छात्रों का ये भी कहना है कि पारदर्शिता रखी जाए जब इस तरीके के एग्जाम हो, और बार बार उसकी जो डेट्स है वो बदली जा रही थी। इसके अलावा जब उसके रिजल्ट आए तो उसको लेकर के भी छात्रों के अंदर जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। कट ऑफ को लेकर के उनकी बातें हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं छात्रों के जो आज UGC के खिलाफ पूरा जो है प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया जा रहा है। हालांकि इस प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो छात्र संगठन है जैसे NSUI जो है वो वहां पे शामिल होगा, और इस पूरे विरोध में NSUI की तरफ से जो छात्रों का पूरा विंग है वो पहुंच रहा है जंतर मंतर।
बिल्कुल गौरव, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन है जंतर मंतर पर होने वाला है, क्या ये सिर्फ सांकेतिक तौर पर रहने वाला है आज के लिए, या फिर छात्रों का ऐसा भी कुछ कहना है कि जब तक मांगे नहीं सुनी जाएंगी वो आंदोलन करते रहेंगे, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, देखिए, ये एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है और इसको छात्र आज से नहीं कर रहे हैं। तकरीबन ये महीनों से पूरा प्रदर्शन चल रहा है। आप सोशल मीडिया साइट पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, तो छात्रों ने इसको पूरे तरीके से कैंपेन के रूप में चला रहे हैं और इसमें देश भर के अलग अलग शहरों से जो छात्र हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा आरोप है कि जो परीक्षा का समय अवधि है, कई बार इस परीक्षाओं को कराते कराते स्थगित कर दिया गया, लेकिन आगामी जो डेट दी गई है जगदीश कुमार जो कि अध्यक्ष हैं यूजीसी के, उनकी तरफ से कि अब ये 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। हालांकि इस परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये देश भर के 225 शहरों में 310 परीक्षा केंद्रों पर इसको आयोजित किया जाएगा। कुल 33 विषयों के लिए इस पूरे एग्जाम को किया जाएगा। अब इसमें छात्रों को मुझे ये लगता है कि आज का जो प्रोटेस्ट है ये उनकी नाराजगी दर्शाता है कि जिस तरीके से एग्जाम की डेट्स को आगे बढ़ा देना, उसके बाद जो रिजल्ट्स है उसमें उनको लगता है कि फेरबदल किया जा रहा है, पिछले साल की रिजल्ट को भी लेकर उनका प्रोटेस्ट है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो एक सांकेतिक तौर पे आज जंतर मंतर पे इनको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से देश के कई शहरों में महंगा हो रहा है दूध। अमूल और मदर डेयरी ने कीमतें बढ़ा दी हैं। कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी हुई दूध की कीमतें लागू हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल और मुंबई में भी दूध के दाम बढ़ चुके हैं। अहमदाबाद और सौराष्ट्र में भी कीमतें बढ़ाई गई हैं। पिछले 6 महीने में ये दूसरी बार है जब दूध के दाम में बढ़ोतरी की गई है। आज से यानी कहा जा सकता है कि महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता झेलने वाली है। सीधा असर इससे आम जनमानस की जेब पर पड़ेगा। पिछले 6 महीने में दूसरी बार ये ऐसा हो रहा है जब दूध के दामों को बढ़ाया गया है। अमूल और मदर डेयरी दोनों ब्रांड्स ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अब इस पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो एकदम से पता चले होंगे। हाँ बिल्कुल, सडनली अभी मैंने तो पेमेंट भी कर दी थी ओल्ड के हिसाब से, तो फिर बता रहे हैं कि रेट बढ़ गए, इंक्रीज हो गया रेट सारे दूधों का। ये चीज़ें बढ़ जाना कहीं ना कहीं जेब पे असर करता है, क्योंकि एक बजट इंसान के माइंड में होता है कि हाँ बिल्कुल होता है भाई। डेली का मेरा किचन का इतना एक्सपेंसिव है, उसमें फिर ये इंक्रीज हो गया, गैस इंक्रीज हो गई, और चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब हम मानेंगे बेसिक थिंग होती है, दूध एक बेसिक थिंग होती है जो रोज यूज होता लेना ही लेना है, बढ़ भी गया तब भी लेना ही लेना है, लेकिन बजट तो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होएगा ही होगा ना। सैलरी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़े जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, हमें तो नहीं बढ़ना चाहिए। अभी दूध का रेट बढ़ गया, अभी नहीं है, आमदनी इतनी है ही नहीं, एक कम दूध का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। हमारे देश के लिए जरा दिक्कत होती है, बस कंट्रोल में आना चाहिए सरकार को, तो और भी करना चाहिए जिस हिसाब से। ये छोटे मोटे चीज़ों पे नहीं बढ़ाना चाहिए। कल न्यूज़ में पता लग गया था कि 2 रुपये किलो दूध बढ़ गया है, तो ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, गरीब इंसान की भी हर चीज़ की है। इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इन चीज़ों को ना बढ़ाए दे, ध्यान रखे। बाकी चीज़ों तो बढ़ ही रही हैं। इसमें बहुत महंगाई हो रही है जब से। गवर्नमेंट पता नहीं क्या करे, इतना टैक्स लगा रहे, क्या कर रहे, बहुत महंगाई होती जा रही है। आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। 2 रुपये बढ़ा दिया अचानक ये पैकेट में। हम गरीबों के तो बहुत फर्क पड़ता है दूर से, क्योंकि हर चीज़ में जीएसटी है लगता है, इनकम कम है, काम कम है, और हर चीज़ में 2 रुपया 1 रुपया बढ़ते जाता है, तो उससे गरीबों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जो रोज़ कमाते हैं। और ये हर टैक्स भरने पड़ता है गरीबों को, जिससे कि इनकम में तो बड़ी सोर्स में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन खर्च में हर चीज़ में टैक्स बढ़ता है। मैं तो सर एक ही बात बोलूंगा, सब ये मोदी साहब के हाथ में, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसमें गरीब आदमी की मार है और कोई बात नहीं। जो अच्छी सर्विस कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लो क्लास की लेबर कास्ट है उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है इस चक्कर में। वो दूध बेचारे लेते ही कहाँ है वहां पर, वो तो काली चाय पी के घर जाते हैं अपना। जो अच्छी इनकम कर रहे हैं वो तो दूध लेते हैं, लेकिन जो लो इनकम वाले हैं वो तो दूध की डेयरी के पास भी नहीं आ सकते। ये महंगाई जो इतनी बढ़ा रहे हैं, ये किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, आज तक समझ नहीं आ रही बात को। फर्क तो सर बहुत पड़ेंगे, महीने के 60 रुपये हो जाएंगे। 60 रुपये में राउंड पे 1 किलो दूध एक्स्ट्रा आ जाएगा। महंगाई तो है सर। आम आदमी पे बोझ पड़ रहा सारा कुछ है। आम आदमी गरीब तबके का आदमी कैसे खाएगा?
महंगाई बढ़ा रहे हैं, पेमेंट इतनी बढ़ती नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा। अब तो यही है, बस चोरी करो और क्या करेंगे, या भूखे मरो। अभी तो दूध के ही बढ़े हैं, बाकी और चीजों पे भी सरकार ने महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। सिलेंडर का रेट ले लो, पेट्रोल का ले लो, डीजल का ले लो, और पहली बार हो रहा है कि खाद्य पदार्थों पर भी महंगाई देखने को मिल रही है। भाई यहाँ तो धीरे धीरे ये थैलियां कम करते जा रहे हैं हमारी। जहाँ हम 3 थैली लेते थे अब 1 से काम चला रहे हैं। ये हालत कर दी है इन्होंने। देखो, अमूल का दूध जो है शुद्ध दूध होता है, लोग पसंद करते हैं पहले से भी। और दूध का रेट गांव के लिहाज से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गांव का जो चारा है वो भी तो महंगा हो गया। तो किसान लोगों को दूध की आमदनी होती है, खेती की और दूध की 2 आमदनी होती है। तो दूध के रेट गांव वालों को कम मिलते हैं, शहर में ज़्यादा लेते हैं लोग। दूध का जो रेट का है वहाँ 50 रुपये में मिलता है दूध, यहाँ तो फिर 80 रुपये लेते हैं दूध। तो गांव के दूध को थोड़ा ऐसा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दूध का गांव वालों को पूरा रेट मिल जाए। बजट तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस पे, क्योंकि अब देखो आजकल के हर एक चीज़ महंगाई से बढ़ता ही जा रहा है। गरीब तो अब सोचता है कि अब दूध बच्चों के लिए कैसे ले पाएगा। चलिए, तो आम जनता का क्या कहना है वो हमने आपको दिखाया। अब सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का। नमित, देखिए, आम जनता साफ तौर पर कह रही है कि महंगाई की ये मार उन्हें परेशान कर रही है, सीधा असर उनकी जेब पर पड़ने वाला है। एक साथ 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मदर डेयरी और अमूल दोनों की तरफ से ऐसे किया गया है। देखिए, बिल्कुल चारों, क्योंकि देश की 2 सबसे बड़ी दूध के सप्लायर्स की कंपनियां हैं, अमूल और मदर डेयरी, दोनों ने ही 2-2 रुपये बढ़ाए हैं। इस वक्त भी हम मदर डेयरी के बाहर है और यहाँ पर भी अगर हम दूध के रेट की बात करें तो 59 रुपये पहले जो मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध था वो मिलता था, जिसको अब बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया गया है। वहीं अगर हम अमूल फुल क्रीम की बात करें तो अमूल की रेट की कीमत 60 रुपये थी, जो कि 62 रुपये कर दी गई है। सर, ये बताइए, आखिर दूध के रेट आज से 2-2 रुपये बढ़ गए हैं, महंगाई कुछ असर पड़ेगा? नहीं भैया, नहीं है। देखिए, यहाँ पर ये मदर डेयरी का है और थोड़ा सा आगे चलेंगे जहाँ पर अमूल की जो दूध की बिक्री है वो होती है, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा, दूध के रेट बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ेगा आप लोगों को? सारा ही पड़ेगा, पड़ेगा क्यों नहीं। जब बड़े लोगों पे पड़ेगा तो आप चाय बनाते हैं? हम चाय बनाते हैं। क्या जैसे अमूल और मदर डेयरी के दूध में 2-2 रुपये का इजाफा हुआ है, क्या चाय के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे? चाय के रेट कौन देगा? 1 रुपये कौन देगा 2 रुपये बढ़ा के? कोई देने वाला है? कोई नहीं देता। आपका बजट बिगड़ेगा। देखिए चारों, न केवल दूध के बढ़ने से चाय की कीमतें भी बढ़ने के आसार हैं, इसके अलावा बात करें तो जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उनके भी रेट बढ़ने के आसार है। देखिए, यहाँ पर भी जो अमूल का जो दूध की बिक्री होती है वो यहाँ पर देखिए लोग दूध खरीदने के लिए आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने शिकायत की कि कैसे अचानक से 2 रुपये बढ़ गए? वो लोग तो बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। क्या ये मतलब इससे पहले भी कुछ बढ़ा था अमूल के? नहीं। यहाँ पर चारों 2 बातें समझने वाली हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनियों के प्रवक्ताओं ने कल जब इस ऐलान किया था ये 2-2 रुपये बढ़ाने का, उस वक्त उन्होंने कहा था कि पीछे से जो कुल लागत और ऑपरेशनल लागत है उसमें बढ़ावा किया गया। खासतौर पर अगर हम अमूल दूध की बात करें तो उन्होंने कहा कि पीछे से जो मवेशियों को चारा खिलाया जाता है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। यही वजह है कि उन्होंने ये जो बोझा है, ये जो भार है वो आम आदमी पर डाल दिया है, यानी कि जो 2-2 रुपये का इजाफा मदर डेयरी के दूध में और अमूल के दूध में किया गया है। इससे आने वाले समय में जो दूध से बनी हुई चीजें हैं, चाहे पनीर की बात करें या फिर खोया की बात करें, इनमें भी इजाफा होने के आसार हैं। नमित, देखिए, हम जनता को भी सुन रहे थे और सबसे अहम चीज़ है कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो लेबर क्लास है वो आखिर कैसे ऐसे में गुजारा करे। यहाँ तक कि उनका कहना है कि दूध पीना तो छोड़ दीजिए, चाय भी महंगी हो जाएगी, तो आम इंसान तो मतलब जो लेबर क्लास है उनके बजट से आप चाय भी निकाल रहे हैं। सुबह उठकर इंसान चाय पीता है, वो महंगी हो जाएगी। तो ये सीधा असर देखिए दिन के शुरू होने से ही पड़ने लगेगा महंगाई का। देखिए, पिछले चारों 6 महीनों की बात करें तो पहले सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, उसके बाद जो दाल आटा चीनी पर जीएसटी लगा दिया गया, और अब जिस आदमी की शुरुआत ही चाय से होती है
उस पर अब जो है दाम बढ़ाए गए, यानी कि अब लोग जो हैं बिना दूध की चाय पीने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि 2-2 रुपये बढ़ाए गए हैं। ऐसे में जो लोग बाहर डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोगों को सुबह की शायद एक कप चाय भी अब नसीब नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से दूध के रेट बढ़े हैं, आने वाले में समय में हो सकता है कि चाय के भी दाम बढ़ाए जाए। ऐसे में जो लोग सुबह एक कप चाय पीकर अपना गुजारा करते हैं सुबह सुबह, हो सकता है कि शायद उनको वो एक कप चाय भी नसीब ना हो। और जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसमें भी ये बढ़ोतरी देखी जाएगी, क्योंकि बाहर से जब दूध दिल्ली के अंदर आता है तो उस पर भी जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो बढ़ेगा। इसके अलावा बात करें तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि जो दूध से बनी हुई चीजें हैं उनके दाम बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जो दोनों ही कंपनियों के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा है कि पीछे से जो किसान लोग हैं उनको जो दूध दे रहे हैं उसमें साल दर साल तकरीबन 20% का इजाफा किया गया है। और यही वजह है कि दोनों कंपनियों ने, क्योंकि देश के अंदर यही 2 बड़ी कंपनियां हैं, मदर डेयरी और अमूल, जो कि बड़े स्तर पर दूध का सप्लाई करती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आम जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।